प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वप्रथम आरोग्य आयुष हेतु एक प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयि बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृता। इसका भावार्थ बताना चाहूंगा पहले मैं कि हम लोग पुण्य रूप यश युक्त आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने वाले तीनों कालों के ज्ञाता परमेश्वर की नित्य अच्छी प्रकार उपासना करें। जैसे लता से जुड़ा हुआ खरबूजा पककर मीठा होकर मधुर होकर स्वतः ही बेल से छूट जाता है, वैसे ही परमेश्वर हम यशस्वी जीवन वाले होकर जन्म मरण के बंधन से छूटकर आपकी कृपा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। Respected the Honorable Vice Chancellor of Lucknow University, Professor Ashok Kumar Rai, respected Dr. B.K. Shukla ji, Dean of Arts, and the pillar of physical education of Lucknow. In Lucknow, I'm not saying about this Lucknow University only. For the Lucknow, it is the main pillar of physical education and sports sciences, Professor Neeraj Jain sir. श्री आशीष सिंह, लव कुश तिवारी जी, और जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया अवधेश शुक्ला जी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर ए के श्रीवास्तव साहब, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। First of all, I pray to God for the good health of all the viewers. I pray to God for the betterment of our country, India. Now, it's a pandemic. We are facing the COVID-19, which is spread by coronavirus. So, it's our duty to move up our India toward the top by following rules and regulation which is given by our government. Really, we salute to our Indian government. Now, it's at present, the scenario is this, कि we are not follow this. We are not follow this. मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमें जो भी नियम हमारी सरकार ने बनाए हैं, क्योंकि अब सरकार नहीं टोक रही है, अब हम खुद स्वयं में सरकार है, हमें उसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है। And I would like to give thanks to Professor Neeraj Jain sir that he has conducted a national webinar. The topic which is centralized with this COVID-19, impact of COVID-19 on physical activities and sports. And I've chosen a topic, physical education and sports sciences converted a challenge of this COVID-19 into an opportunity.
हमें धन्य होना चाहिए सभी शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए, खेलों से जुड़े हुए, कि एक ऐसा चैलेंज कोविड-19 ने दिया हम लोगों को, और आज इस फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज वालों ने दिखा दिया कि हां, कि इस हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं कि जो आम जनमानस के जीवन की परवाह करते हैं। ये टॉपिक अगर मैं हिंदी में बोलूं तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान ने कोविड-19 की चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। रियली आप देख रहे हैं ये अवसर है। आज इस नेशनल वेबिनार के अंदर आप सब मुखातिब हो रहे हैं एक दूसरे से, ये एक अवसर है। ये किसने अवसर दिया? कोविड-19 ने दिया। इसको हमने भुना लिया, है ना। ये चैलेंज था कि भाई हम लोग जुड़ नहीं पाते थे अपने घर में बैठे बैठे। आज आप देख रहे हैं हम आमने सामने एक दूसरे के। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो अवधेश शुक्ला जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। हाँ ठीक है। हाँ, सबको स्क्रीन दिख रही होगी। टॉपिक फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस converted a challenge of COVID-19 into an opportunity. अब देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर द कंसेप्ट ऑफ दिस फिजिकल एजुकेशन, देन स्पोर्ट्स साइंसेस, देन COVID-19, देन आई कम टू दिस। मैं देख रहा हूं ये कोई इसको यूज कर रहा है, कृपया करके वो यूज ना करे। हाँ अवधेश जी, कौन मार रहा है ये? चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे उससे कोई दिक्कत है। हाँ मैं रीशेयर कर दे रहा हूँ ना, ये मैं स्टॉप शेयर किया इसको। जी जी, मैं देख रहा हूं कि कोई हमारा व्यूअर जो है, जो स्लाइड्स के ऊपर पेन चला रहा है। सो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू दैट व्यूअर्स, प्लीज डोंट डू दिस। आपको मैं काफी कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। तो आप देखेंगे, मैं बता रहा था, जब तक मेरे स्लाइड शेयर होगा उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल एजुकेशन इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फिजिकल और प्लस एजुकेशन। अगर कोई डेफिनेशन बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सी एक डेफिनेशन बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन विच डील विद द फिजिकल एक्टिविटी, है ना। कि एक जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे हम डील कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यही फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज ही आगे जाके बताएगा कि कोविड-19 जो चैलेंजेस मिले उसको हमने कैसे अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल दिया हमने। तो इट्स एन एजुकेशन which deal with the physical activities through which we have to develop overall development of an individual। क्योंकि एक ऐसा एजुकेशन है किसी का हम जिससे कि सर्वांगीण विकास कर सकें। मैं इसको डीप में नहीं जाना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण लूंगा मैं। अगर कोई एक बच्चा मेरे पास आता है कि सर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, तो फुटबॉल इज ए फिजिकल एक्टिविटी। फुटबॉल क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी से जुड़ी हुई जितनी भी एजुकेशंस लग रही हैं दैट्स कम अंडर आवर फिजिकल एजुकेशन। उस बच्चे को खेलते हुए चोट लग गई उस बच्चे को, तो आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ना है। बच्चा बीमार पड़ गया, आप हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे। आप हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे आप उसको। फिर देखेंगे आप, हाँ अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आप लगाओ, ऐसे ही कर दो पहले जैसा था। हाँ फिर आप सुनेंगे कि वो बच्चा
मनोवैज्ञानिक रूप से दिक्कत कर रहा है कि बोला कि सर आज मेरे माँ बाप ने मुझे डांट दिया, खेलूंगा नहीं मैं, तो यहाँ साइकोलॉजी आ गई, ठीक है ना। तो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अपनी स्किल को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो यहाँ बायोमैकेनिक्स आ गया। तो ये सभी जितने एजुकेशन विषय किससे जुड़े हैं? फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए, ठीक है। एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं ये। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी मींस एनी बॉडी मूवमेंट, किसी भी प्रकार का बॉडी मूवमेंट, वेदर इट्स जनरल और स्पेसिफिक, प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्केलेटल मसल विद रिक्वायर्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब उस मांसपेशी को ऊर्जा चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए। और बट ये क्या है हमारा कि होम्योस्टैसिस कहेंगे हम। होम्योस्टैसिस क्या कहते हैं? जिसमें सभी सिस्टम उस एक चीज के लिए लग गए हैं। सपोज वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो पूरा सिस्टम, चाहे वो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, सब एक साथ उस एक्टिविटीज के अंदर लग जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी। तो मैंने बताया इसके साथ क्या क्या एजुकेशन जुड़े हुए हैं। अब दूसरी चीज आती है कि स्पोर्ट्स साइंसेस क्या हो, क्योंकि मेरा टॉपिक फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस है ना। तो देखेंगे स्पोर्ट्स साइंसेस क्या है। इट्स अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज हाउ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी works during exercise and how sports and physical activity promote health and performance from cellular to whole body perspectives। अब सोच लिए स्पोर्ट्स साइंसेस, क्योंकि इट्स साइंटिफिकली प्रूव। आज आप देखेंगे कि 30% स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन एंड 70% sports person performance is depend on sports sciences. That's why we have studies biomechanics, exercise physiology, exercise kinesiology, exercise and sports psychology, then biochemistry, biokinetics, biomechanics. So different sciences comes under the sports sciences, which already I told you the name of these sciences. Now second thing is after this, अगर स्लाइड चलता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ आ गया स्लाइड्स, बिल्कुल। सबको स्लाइड दिख रहा होगा। अब देखेंगे आई हैव टेकन सम पिक्स which is related with our sports sciences। ये देख रहे हैं कि यहां पर इसके अंदर पूरी की पूरी साइंस को दिखा दिया गया। फिजियोलॉजी आ गया, आपका न्यूट्रिशनल साइंस आ गया, हेल्थ एजुकेशन आ गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आ गया इसका, ठीक है। और इस साइड देखेंगे आप, ये हमारा बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट दिखा रहा है ये, और ये बायोकेमिस्ट्री जिसकी आज आपको जरूरत पड़ेगी, जो मैं बताऊंगा आप आज को, न्यूट्रिशनल साइंस। अब आते हैं थोड़ा सा कोरोना वायरस के ऊपर बात करते हैं कि जैसा कि अभी नीरज जैन साहब ने बताया कि हिंदी में अगर बोला गया कोरोना वायरस क्या है, तो भाई वायरस का मतलब विषाणु हो गया, डिजीज का मतलब रोग हो गया, और ये 2019 में आया है ना। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये संक्रमण है, कहने का मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है ये। इट इज कॉज्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका नाम है कोरोना वायरस। इसको फर्स्ट टाइमली जो आइडेंटिफाई किया गया दिसंबर 2019 में, बट गुप्त सूत्रों से पता पड़ा है कि इसको अक्टूबर में ही डायग्नोस कर दिया गया था। दिसंबर 2019 वुहान चाइना में इसको निमोनिया का नाम उस समय दिया गया। निमोनिया तो पता ही सबको निमोनिया क्या होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा निमोनिया होता क्या है, आगे बढ़ते जाएगी स्लाइड। तो इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई 30 जनवरी 2020 में, और 11 फरवरी 2020 को WHO ने अनाउंस किया कि भाई ये जो वायरस है इसका नाम कोविड-19 है। कोरोना वायरस से जो रोग हो रहा है उसका नाम क्या कर दिया, कोविड-19। अब देखेंगे भाई ये इलनेस कॉज कैसे हो रहा है, कैसे स्प्रेड, फैल क्यों रहा है ये बाय द कोरोना वायरस। स्टार्ट विद द ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स क्या होता है, बूंदे। अगर आप बोलते हैं तो मुंह से बूंदे निकलती हैं। आपने कभी अगर ढंग से इसको देखना चाहेंगे आप, तो कभी आप घर के अंदर धूप पड़ रही
रही हो, अंदर रोशनी सी आ रही हो, उस पर आप जब बोलेंगे तो ड्रॉपलेट साफ साफ चमकती हैं उसके। तो क्या होता है, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से उसके कफ में, उसके स्नीज छींकने पर, उसके सांस लेने पर वो क्या होता है, हवा में आते हैं, और या हवा में आने के बाद वो किसी, अगर आप सरफेस पे बैठ गया तो उसको अगर टच कर रहे हैं तो आपके पास कोरोना वायरस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने अपनी आंख को, नाक को या मुंह को छू लिया तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, हमारे पैसेज में एंटर कर जाएगा। पैसेज क्या होता है, हमारे दो हैं, एक रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, एक ओरल पैसेज होता है, वहां से वो एंटर करता है। और विद इन 2 to 14 डेज, आजकल देख रहे हैं 8 दिन तक पता नहीं पड़ रहा है किसी का कि वो कोविड-19 जो कोरोना वायरस एंटर कर गया है। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे कि क्या है सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, क्या है सिम्टम्स। अगर आपको पहले 7-8 दिन के अंदर, क्योंकि पहले 48 घंटे में तो पता ही नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उसके बाद 48 घंटे के बाद और 8 दिन के अंदर उसको बुखार हो रहा हो, सूखी खांसी हो रही हो, थकान हो रही हो और सांस जल्दी जल्दी ले रहा हो, ये तो कॉमन है। आप देख सकते हैं नीचे जो फिगर बना रखा है, इसके अंदर फीवर 88%, इसलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखा जाता है। देखा होगा जो हमारे मजदूर भाई लोग जो ट्रेन से उतरते तो सीधे क्या करते हैं, जो मेडिकेशन वाली टीम है सीधे क्या देखती है, उसके सिर के ऊपर लगा के उसका वो देखते हैं कि बुखार है कि नहीं है। तो क्या है, और जो लेस कॉमन सिम्टम्स क्या है, एचेस एंड पेन, दर्द, सोर थ्रोट, मतलब हमारे सांस लेने में दिक्कत, नौसिया, नाक बहरी होगी, चिल्स, आपको ठंड लगेगी, समटाइम विद शेकिंग, ठंड ऐसी लगेगी आपको कंपन होने लगेगी, शरीर में कांपने लग जाएगा, डायरिया, दस्त लग जाएगा, कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल हो जाएंगी, हेडेक, सिर दर्द हो जाएगा, लोस्ट ऑफ टेस्ट, आप क्या होगा, आपको स्वाद, कुछ खाना खाएंगे स्वाद ही नहीं आएगा, कुछ स्मेल नहीं आएगी आपको, खुशबू और बदबू नहीं आएगी आपको, रैशेज ऑन स्किन, स्किन के ऊपर लाल लाल दाने जो पड़ जाएंगे, डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज, हमारी हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां क्या होंगे, उसका रंग बदलने लग जाता है, ये इसका सिम्टम है। फेज क्या है, पहले 48 घंटे में कुछ नहीं पता पड़ेगा, उसके बाद सेकंड फेज में आपको बुखार, खांसी, सिर में दर्द, कंजक्टिवाइटिस, शॉर्ट ब्रीथ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायसोनिया, और अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, अप टू लैरिंग्स, लैरिंग्स तक पहुंच जाता है। अगर आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम क्या बोलते हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्री होता है और एक हमारा ब्रोंकियल ट्री होता है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्री का भी ऊपर वाला भाग जो होता है वहां तक पहुंचता है। थर्ड फेज में क्या होता है, ये हमारे ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई में पहुंच जाता है। और फोर्थ फेज में ये एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या निमोनिया का रूप ले लेता है। आप ये देख सकते हैं, यहां पर ही देख रहे हैं आप, ये कैसे ये एल्विलाई है। अभी मैं अगली स्लाइड पे देखेंगे आप, ये पहले ये देखने की जरूरत है कि ये क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो नेजोफेरिंग्स जिसे कहते हैं, जो नाक का जो रास्ता होता है वहां से अंदर वायु एंटर करती है और नाक के अंदर बाल होते हैं, ठीक है ना, जो रेस्पिरेटरी ईयर्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो उसके संग में कुछ कण आते हैं उसको वहीं रोक लेती है। और नाक का जो म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब जो गीला गीला सा होता है, चिकना सा, ठीक है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से वो निकलता है और कोई भी बाहरी छोटा कण होता है वो अपने में चिपका लेता है। तो नाक के अंदर के भाग को नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी के बाद अंदर का जो भाग होता है कैविटी के बाद, उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, कहने का मतलब फेरिंग्स का मतलब होता है खाने की नली, भोज्य नली, मगर एक ये नेजोफेरिंग्स एक ऐसा है, फेरिंग्स एक ऐसी चीज होती है जो हमारे पाचन तंत्र और हमारे श्वसन तंत्र दोनों के लिए कार्य करता है, ये दोनों के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद जैसे वायु अंदर जाती है, नेजोफेरिंग्स के बाद ओजोफेरिंग्स आता है, मुंह का रास्ता जहां खत्म होता है वो ओजोफेरिंग्स होता है, और फिर लैरिंगोफेरिंग्स होता है, फेरिंग्स ग्रसनी होता है, वो जाके फूड पाइप में मिल जाता है हमारी। बट जब ओजोफेरिंग्स आता है तो वहां से हमारी सांस नली डाइवर्ट होती है और लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स में सबसे पहले इसको जो टकराता है वो क्या होता है, हमारा इपीग्लोटिस होता है, इपीग्लोटिस होता है, ठीक है ना। इपीग्लोटिस एक ढक्कन नुमा आकृति होती है जो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब जो लैरिंग्स होता है हमारा, लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इस वॉइस बॉक्स में ये हमारा कोरोना वायरस एंटर करता है,
ठीक है, क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसलिए बोलते हैं गर्म पानी पियो, चाय पीजिए, कि अगर गला यहां तक आता है तो कोरोना वायरस बाहर हो जाएगा, तो उसका वो डेथ हो जाएगी उसकी, पर तो गर्म इतना होती चाय, ठीक है ना। और उसके बाद लैरिंक्स किसका बना होता है, कार्टिलेजेस का बना होता है। देखा होगा इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो सामने की तरफ उभार दिखता है आपको, इसको बोलते हैं एडम एप्पल बोलते हैं। ये कहां पर होता है, हमारा एक जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसके बाहर की तरफ रहता है। यहीं पर एक बोन होती है हमारी हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइयोइड बोन, जो हमारी हॉर्स शू शेप की बोन होती है। ऐसी एकमात्र हड्डी होती है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, लैरिंग्स जो इपिग्लोटिस होता है वो किस लिए होता है, ढक्कन नुमा होता है, वो खाली श्वास की नली को बंद करके रखता है। एपिग्लोटिस जो होता है सांस नली को बंद करके रखता है ये, ठीक है। जैसे कुछ खाना भोजन खाया तो ऊपर ढक्कन बंद हो जाता है, ऊपर ऊपर के ऊपर से भोजन निकल जाता है और फिर ये खड़ा हो जाता है, जिससे कि सांस आने लग जाती है। उसके बाद ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया हमारी है कहोगे श्वास नली। ट्रैकिया किसकी बनी होती है, कार्टिलेजेस की होती है। और ये कार्टिलेजेस कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, सी आकार के होते हैं, सी के, ठीक है, आगे से कंप्लीट पीछे से कटे होते हैं ये। और कार्टिलेजेस होते कितने, लगभग 16 से 20 कार्टिलेज होते हैं हमारी ट्रैकिया में। और ये ट्रैकिया लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और जैसे हमारी पांचवी पसली आती है, पांचवी पसली, उस पसली पे जाके ये बट जाता है, ये डाइवर्ट हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस, ये देखो ब्रोंकस, ठीक है। मैं पीछे की स्लाइड फिर ले चलता हूं आपको मैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, ये देखो यहां पर देखेंगे, अब ये जो ब्रोंकस बट गया, एक दाएं फेफड़े में चला गया, एक बाएं फेफड़े में चला गया। दाएं फेफड़े के अंदर ये 3 भागों में बंटता है ब्रोंकस हमारा, जिसको हम बोलते हैं अपर लॉब, मिडिल लॉब, लोअर लॉब। और बाएं के अंदर 2 भाग में, इसलिए दायां फेफड़ा हमारा बड़ा होता है। और आप देखेंगे जो दायां फेफड़ा होता है, राइट लंग जो होता है, उसके अंदर जो ब्रोंकस होता है वो वर्टिकली आता है, सीधे अंदर आता है। इसलिए गलती से अगर नाक के द्वारा ये श्वास जो नली होती है उसके रास्ते कुछ अंदर चला जाए तो सीधे वो कहां पहुंचा, दाएं फेफड़े में जाता है। बाएं फेफड़े में पहुंचने की बहुत उसमें कम उम्मीद रहती है, डॉक्टर सीधे दाएं फेफड़े को चेक करता है, ठीक है। अब वो देखेंगे जो ब्रोंकस है, आगे जाके ब्रोंकस तक ये कार्टिलेजेस थे होते हैं। तो ब्रोंकस तक को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रोंकस ट्री। ब्रोंकस ट्री क्या होता है, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद देखेंगे गुच्छे नुमा आकृतियां देख रहे हैं आप, ये एक गुच्छा आई, ठीक है, ये एल्विलाइज हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह होती हैं ये। यही मेन चीज है, कोरोना वायरस इसी को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। कोरोना वायरस इसी को अफेक्ट कर रहा है जिससे आदमी को सांस लेना बंद हो जा रहा है। आप देखेंगे इसको, ठीक है ना। क्योंकि अर्लियर अर्लियर पहले क्या था, निमोनिया होता, क्या था कि ये कोरोना वायरस क्या होता है, जैसे यहां पहुंचता है, यहां पहुंचने के बाद, क्योंकि ये एल्वोलाइज क्या होती है, यहां पर गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होता है, गैस का आदान प्रदान, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, यही डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं इसको। तो क्या होता है, जो वातावरण से वायु अंदर आई, जिसमें हमारा 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.04% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब वो एल्वोलाइज के अंदर आता है, इस एल्वोलाइज के चारों तरफ बाहर से इसके ऊपर कैपिलरीज रहती है। देखो अगले वाला डायग्राम में कैपिलरीज दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए कैपिलरीज होती है, ये रही कैपिलरीज, इसको लपेट रखा है, देखो इसको, कैपिलरीज होती है, ठीक है। ये कैपिलरीज को आप देख रहे होंगे, ये लाल रंग की दिख रही है और नीले रंग की दिख रही है, यहां पर दिख रहे हैं आप। तो क्या होता है, ये जो हमने जो सांस ली, अंदर जो वायु आई, उसका जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रेशर अधिक होता है। उसका प्रेशर कितना होता है, उसका प्रेशर होता है 104 mmHg। और जो इस एल्वेलाई से अशुद्ध रक्त आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, उसका प्रेशर क्या होता है, 40 होता है। तो प्रेशर अंदर ज्यादा होता है, इसलिए अंदर की ऑक्सीजन बाहर आ जाती है एल्वेलाइज में। और जो एल्वेलाइज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अधिक मात्रा में आया, 4.04%, वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो 45 mmHg होता है। और वो प्रेशर क्या होता है, अंदर की तरफ, क्योंकि जो एल्वेलाइज होती हैं ये सिंगल लेयर होती है, ये ऐसी कोशिका होती है जो सिंगल लेयर होती है, वो आराम से अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, आराम से वो अंदर एंटर कर जाती है। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चले जाता है और वो बाह्य श्वसन के द्वारा बाहर वायु जाती है। अब ये कोरोना वायरस क्या करता है, ये जो एल्वेलाई देख रहे हैं आप, ये इस एल्वेलाइज के अंदर आके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी कोशिका को घोलने लग जाता है, घुलने लग जाती है और तरल के रूप में भर जाता है। और बाहर जो कैपिलरीज होती है इसको भी नष्ट करता है कोरोना वायरस। बाहर की
इसको भी हमारा क्या करता है, इसको नष्ट करता है। ठीक है, तो ये पहला, ये निमोनिया इसी को बोलते हैं हम लोग, ARDS, एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये हमारा कोविड हो गया, और निमोनिया इसी तरीके का होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे आप कि एक्सचेंज प्रोसेस बता दिया। अब यहां पर एक चीज आता है, ये ACE2 आपने सुना होगा कि ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बता दिया मैंने। उसके बाद एक आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि भाई एक क्या है, प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन है कि जो प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारा बाहर के जो एंटीजेंस हो रहे हैं, ये कोरोना वायरस क्या कहलाएगा, एंटीजन, जो बाहरी चीजें अंदर आती है बॉडी के अंदर, उसको एंटीजन कहा जाता है। उसी के लड़ने के लिए, क्षमता बढ़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनती है। बट ये इतना पावरफुल कोरोना वायरस है कि एंटीबॉडीज को मार रहा है, एंटीबॉडीज को बनने नहीं दे रहा है, इसलिए वैक्सीन बनाया जा रहा है इसका। वैक्सीन क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को डेवलप करेगा कि जो इस कोरोना वायरस को मार सके। ठीक है, ये आप देखेंगे ACE2। ठीक है, ये क्या एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कि दैट अलाउ वायरस टू इन्फेक्ट ह्यूमन सेल, यही जड़ है आज की तारीख में, ACE2। ठीक है ना, और क्या है, एंजियोटेंसिन, ठीक है ना, कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये है, क्या करता है, ये कोरोना वायरस को आमंत्रित करता है, आ जाओ भाई आ जाओ। तो ACE2 इज अ प्रोटीन ऑन द सरफेस, ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू पे होता है, ये हमारी फेफड़ों के एपिथेलियल टिश्यू पे है, किडनी पे है, यकृत में है, और हमारी आंतों में भी है। बट पहले ये कहां से आ रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ रहा है, सबसे ज्यादा एबंडेंट, मतलब सबसे अधिक ये कहां पहुंच रहा है, हमारे फेफड़ों में पहुंच रहा है। और वो क्या करता है, जो उस प्रोटीन क्या करता है, बड़े बड़े प्रोटीन को काटते चले जाता है। Hence ACE2 act as a cellular doorway, a receptor for the virus that causes COVID-19। ये जो ACE2 है, इसको नोट करने की जरूरत है, यही वो प्रोटीन है जो आमंत्रित कर रहा है कोविड को, कोरोना वायरस को। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो आप देखते हैं जो ARDS हमारा जो एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, कैन कॉज रैपिड ब्रीदिंग, फास्ट हार्ट रेट, डिजीनेस आ जाएगा, पसीना आ जाने लग जाएगा आपको। जब ये यहां पहुंच जाएगा एल्वेलाइज के अंदर, तब ये स्थिति आ जाती है। और क्या होता है, यहां आने के बाद ये एल्वेलाइज से क्या होता है, कैपिलरीज में आता है, कैपिलरी से हमारे ब्लड में पहुंचता है, और हार्ट जो हमारा पंप करता है तो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। मगर यहीं पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रोसेस बंद हो गया, इसका गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस बंद हो गया, क्योंकि एल्वेलाई बंद हो गया, देख लो आप, एल्वेलाई पूरा बंद हो रहा है। तो क्या होगा, पूरे शरीर के सिस्टम को इफेक्ट होने लग जाएगा, किडनी काम नहीं करेगी, हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे का जो रोग होता है सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की जो टिश्यूज होते हैं, उनके सेल्स होते हैं, उनको डैमेज करने पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए देखो वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। अब आगे देखेंगे आप कि लंग्स दे कैरी लेस ऑक्सीजन टू आवर ब्लड, मतलब सीधे ऑक्सीजन कम आएगा, वही जो मैंने बताया आपको। और ये लास्ट में क्या, दिस कैन कॉज योर किडनी, लंग्स एंड लीवर टू शट डाउन एंड स्टॉप वर्किंग। इसके लिए क्या, सिटी स्कैन कराया जाता है। देखिए सिटी स्कैन करके दिखा रखा है, ये जिसको क्या देखते हैं, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखते हैं इसकी। अब क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं इस दौरान, जब हमारे यहां पर कोविड-19, हमारे पूरे देश में पैंडेमिक, पूरे विश्व में पैंडेमिक हो रखा है, कि व्हाट टू ईट टू बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम, क्या खाएं हम कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जैसे काम करे कि बाहरी व्यक्ति को घुसने ना दें। विच एक्सरसाइज आर बेनिफिशियल फॉर आवर इम्यून सिस्टम, कौन सा अभ्यास करें हम, कि वी आर द एक्सपर्ट, because we are the physical educators, we are the physical educator, we are the physical education teachers, we are the physical education students। हम ही लोगों को बता सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें, क्या खाएं हम, घर पे काम कैसे करें हम, हाउ टू क्रिएट बैरियर्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना, कैसे हम बैरियर्स क्रिएट करें कि कोरोना वायरस हमारे घर में ना घुस पाए, हमारे तक ना आ पाए कोरोना वायरस। फिर चैलेंज क्या है, पांचवा, व्हाट फैक्टर्स कम्स अंडर पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए हमारी। फिर है हाउ टू डू अ स्टडी और अटेंड द क्लासेस, आज देख रहे हैं, आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप
ये देन है इस कोविड-19 की। मेरे ख्याल से जैन साहब ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि भाई इस तरीके से हम एक बार आमने सामने होके हम ये वेबिनार कंडक्ट कराएंगे। ये देखिए आप, ये कोविड-19 का कमाल है। और आज की तारीख में अगला पॉइंट है टेंशन अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो। लोगों को टेंशन बहुत हो रखी है, उनका टेंशन रिलीज कौन करेगा? एक फिजिकल टीचर करेगा, आप करोगे, हम करेंगे, फिजिकल जुड़े वाले। अब अपॉर्चुनिटी की बात आती है, क्योंकि ये मैंने जो बताया कि जो हमारा टॉपिक क्या है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस कन्वर्टेड चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। आज बता दे रहा हूं, आज एक एक व्यक्ति इस विश्व का, इस भारत का, उसकी तरफ देख रहा है कि यार कौन मुझे बताएगा कि क्या खाया जाए, क्या एक्सरसाइज करी जाए, क्योंकि भाई मेन इफेक्ट किसको कर रहा है? ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहा है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो किसको कर रहा है? कार्डियो रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम को कर रहा है। अब बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी क्यों आ गई कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज नेशनल वेबिनार्स के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने सोचा होगा यार कैसे किया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो देखा यार ऑनलाइन जोड़ा जाए, जूम ऐप का यूज किया जाए। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज देखिए आपके सामने क्या बोलेंगे, डिजिटल अवेयरनेस आ गई। ये एक अपॉर्चुनिटी आई हमारे सामने। कोविड-19 क्रिएटिंग अ पैराडिज्म शिफ्ट इन इंडियाज फिजिकल एजुकेशन सिस्टम। आज देखेंगे, आज तक इतनी कभी सेमिनार और वेबिनार मैंने तो नहीं देखी थी। हर दिन कहीं ना कहीं हो रही है, बड़े आराम से लोग बैठ रहे हैं। मैं बड़े आराम से कमरे में बैठा हुआ हूं। मुझे ना लखनऊ जाना पड़ा, ना ही कुछ जाना पड़ा। मैं मुश्किल से 5 मिनट पहले नहाया, कपड़ा पहना और बैठ गया। हाँ, इन दिस पैंडेमिक एवरीबडी वांट टू क्रॉस द बैरियर ऑफ द चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को पूरा पार करना है, तो उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये परफेक्ट चीज है। हमारे सरकार यही चाह रही है, हमारी सरकार आज यही चाह रही है। वाकई में हमें सलाम करना चाहिए मोदी जी को, हमारी भारतीय सरकार को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, अब फॉलो हमें करना है। अब सरकार ने बोले भाई तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। बोलते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका शरीर चला गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि WHO की रिपोर्ट आ रही है, हमारे एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि इस जून के लास्ट तक बहुत अधिक संख्या बढ़ जाएगी इस कोविड-19 के मरीजों की। हमें समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। वी हैव टू गिव नॉलेज टू द अदर्स। सो एज फार एज अपॉर्चुनिटी आर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू चैलेंजेस आर लिस्टेड। बोलो कौन कौन सी क्या है? सो टू मेंटेन हेल्थ और बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम, a physical education is clear the concept and provide knowledge to the general population with respect to healthy eating। क्या खाया जाए, अब उसकी बात आती है। अब देखेंगे हेल्दी ईटिंग में क्या है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाए। पहला बैलेंस डाइट, ये तो जनरल चीज है। अ डाइट हैविंग अ एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। आज की तारीख में अगर हम घर में बैठे हैं तो एक हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी कैसी हो गई है, घर में बैठने वाली, लेमन वाली, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 55 to 60%, हमारा फैट्स 25 to 30% और प्रोटीन हमारा 10 to 15%। कोशिश ये करनी है कि कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, 55 पे लेके आना है। प्रोटीन को बढ़ाना है हमें, क्योंकि वो जो ACE2 प्रोटीन है उसको दिक्कत ज्यादा है, वही सबको वेलकम कर रहा है हमारे कोरोना वायरस का। ठीक है, अब आता है एंटीऑक्सीडेंट। मेन चीज ये है, आज हमें अपने पूर्वजों का हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे भारतीय भोजन के अंदर, हर भोजन की तरकारी के अंदर, सब्जी के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। क्या मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट? प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे आप जिंजर हो गया, अदरक हो गई, जीरा मंगरेल हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है वो समझने की जरूरत है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करते हैं? वहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। एटीपी जो होती है ब्रेक डाउन होती है प्लस ऑक्सीजन के संग। एटीपी प्लस ऑक्सीजन होगा तब वो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। जब ये एनर्जी ऑक्सीडेशन होता है
तो हमारे आप देख रहे हैं सेल का डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, इसके जो बाहर बाहर ये दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं, और ये अंदर हमारे न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस में है ये। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो बाहर कोर है ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यही फ्री रेडिकल जड़ होते हैं हमारी रोगों की और हमारी बॉडी के अंदर एसिडिसिटी की। फ्री रेडिकल बनेंगे तो रोग होगा। अगर सपोज आंख के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं तो क्या होगा मालूम है आपको, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। अगर आपकी आंतों में है फ्री रेडिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो आपको कोलाइटिस हो जाएगा। फेफड़ों की नली में तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। ये सभी रोग किसकी देन है, फ्री रेडिकल्स की। जब एंटीऑक्सीडेंट हम खाएंगे तो क्या होता, क्या मैंने कहा, जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और हमारे फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स के को कम करना है या इलेक्ट्रॉन को उसके बराबर लेके आना है, इलेक्ट्रॉन को उसके बराबर लाना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट खाने पड़ेंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट होते क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब हमारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे आगे स्लाइड के अंदर विटामिन ए में आप क्या खाना चाहिए हमें। विटामिन ए में इसमें दे नहीं रखा है, कई चीजें इसमें नहीं है, जैसे कद्दू जिसको हम कासी फल कहते हैं, पंपकिन, रसीले फल खाने हमें जिसमें कैरोटीनॉइड हो, क्योंकि होता है क्या, कैरोटीनॉइड क्या होता है, विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। विटामिन ए को हम साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। तो क्या होता है, वो जो कैरोटीनॉइड किससे मिलता है, हमारे सभी जो प्लांट फूड्स होती है उनसे मिलता है। वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है रेटिनॉल के अंदर। तो आप देख सकते हैं गाजर, सूखे हुए खुमानी, गाजर के अंदर देखोगे बीटा कैरोटीन मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी में क्या मिलता है, करकुमिन। फिर पपैया, फिर खरबूजा, अभी खरबूजा बहुत खाना चाहिए। पालक, शकरकंदी, आम, ऑरेंज, मैंने कहा जिसका रंग नारंगी सा हो। ब्रोकोली, ब्रोकोली को सबसे ज्यादा सुपर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ब्रोकोली का मतलब क्या होता है, ये हरी गोभी, ये जो दिख रही है हरी सी गोभी, सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है ये। उसके बाद येलो मेज, हमारा जो हम खाते हैं मक्का। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टमाटो। उसके बाद विटामिन सी आप देखेंगे, अगला विटामिन सी, जितने रसीले फल, आंवला, ताजे फल और सब्जियां, चेरी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, बंद गोभी, फूल गोभी, यहां भी ब्रोकोली आ गई। उसके बाद संतरा, रसबरी, इमली, बेर, हरी मिर्च, टमाटो, स्वीट पोटैटो। उसके बाद देखेंगे अमरनाथ, रेड पीपर, शिमला मिर्च जो लाल होती है। उसके बाद येलो शिमला मिर्च, तो पीले रंग वाली भी। उसके बाद आप देखेंगे ड्रम स्टिक, सहजन जिसको बोलते हैं। गार्लिक, गार्लिक में एलिसिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। और जो ब्रोकोली मैंने बताई थी, जो हरी गोभी होती है, उसके अंदर ग्लूटाथियोन होता है, उसको सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। सबको खाना चाहिए आज की तारीख में। नींबू, लेमन, हेस्पेरिन, ठीक है ना। तो अब एक चीज और एग्जांपल देना चाहूंगा, आप देखेंगे कि सपोज ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है, जैसे आप देखा होगा लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो हम पेंट करते हैं ना, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट पेंट का काम करते हैं उस जंग के लिए, उस जंग के लिए, ठीक है ना। नींबू हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। आप कोई सेब काटना, एक सेब के ऊपर आप नींबू निचोड़ के रख देना और दूसरे सेब को ऐसे छोड़ देना, तो आपको क्या दिखेगा कि दूसरा जो ऐसे छोड़ दिया है वो सेब जो है काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बट जिस पे नींबू निचोड़ा था वो वैसा का वैसा रहेगा। यह एंटीऑक्सीडेंट का कमाल जो हमारी बॉडी फिट करती है। इसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे आप विटामिन सी के बाद आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी पता है कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। 75% विटामिन डी हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से मिलता है, और 25% हमें किससे मिलता है, हमको जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। विटामिन डी में क्या क्या हो गया हमारा, दही में मिलेगा आपको, मशरूम में मिलेगा, ऑरेंज में मिलेगा, मटर में मिलेगा, आम में मिलेगा, आपको अंडे में मिलेगा, चीज में मिलेगा, फिश, मीट। ऐसे विटामिन ई जिसको कि हम अल्फा टैकोफॉर्मल कहते हैं, विटामिन ई। आप देखेंगे विटामिन ई किससे मिल रहा है, वेजिटेबल ऑयल से मिल रहा है, ठीक है, बादाम में मिल रहा है, कंप्लीट फूड से मिल रहा है, स्वीट पोटैटो से मिल रहा है। उसके बाद देखा होगा शकरकंदी की तरफ बड़े बड़े मोटे मोटे से होते हैं, रतालू बोलते हैं, उसमें मिलता है। अंकुरित बीजों में मिलेगा, मूंगफली में मिलेगा, सूरजमुखी के बीज में मिलेगा, कद्दू में मिलेगा, लाल शिमला मिर्च में मिलेगा,
ठीक है ना। बीट ग्रीन मतलब चुकंदर के अंदर मिलेगा, वॉलनट को मिलेगा। वॉलनट के अंदर क्या होता है, अखरोट के अंदर जो आप देखोगे एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, टोकोफेरॉल होता है, कीवी में मिलेगा। अब उसके आगे देखिए विटामिन, मैंने बता दी ए सी डी, ये हमारे ए सी डी ई। उसके बाद सेलेनियम मिनरल आ गया ये ऑलिव ऑयल में, ब्राजील नट, एलमंड, सनफ्लावर, अंडे में, लहसुन में। उसके बाद देखेंगे अंगूर में, लेंटिल। लेंटिल का मतलब आज की तारीख में सबसे अधिक दाल हमें कौन सी खानी चाहिए, मसूर की दाल खानी चाहिए, उसमें सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ब्राउन राइस, काजू, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे आप नगला है जिंक। आपने सुना होगा कि आज की तारीख में डायबिटिक पेशेंट क्यों ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको भोजन के अंदर जिंक और क्रोमियम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हर लोग कैसा भोजन खा रहे हैं, सब लोग भोजन कैसे खा रहे हैं कि वो भोजन जो है उनका कैसा हो रहा है, उसमें से वो क्या कहते हैं रिफाइंड कर दे रहे हैं, उस चीजों को निकाल दे रहे हैं, डिब्बे वाली चीजें खा रहे हैं हम, जिसमें से जिंक और क्रोमियम बाहर कर दिया गया। और जिंक और क्रोमियम ही क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज को, अग्नाशय को एक्टिवेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए। इसलिए लोग डायबिटीज ज्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो जिंक किस में मिलेगा, चीज में, लेंटिल में मतलब वही मसूर की दाल में, दही में, ओट में, मशरूम में, मछली में, मीट में, फलियों वाली सब्जियों में, उसके भांग के बीज में मिलता है ये जिंक। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखेंगे आप, मैग्नीशियम किसमें मिल रहा है, दही में, गेहूं की भुस्सी में, ब्रोकोली के अंदर मिल रहा है, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल रहा है मैग्नीशियम, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ओमेगा 3। ओमेगा क्या होगा, ये फैट्स है। फैट्स हमारे पता है कितने प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड मतलब जो सॉलिड होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हमें सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट खाने होते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिलता है हमें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अधिक मिलता है हमें, ठीक है। और होता है क्या ये ओमेगा 3। ओमेगा 3 किस किस से मिलेगा, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, मूंगफली में, पालक में, अंडे में, मछली में, सूरजमुखी के बीज में। फिर ये कौन बदमाशी कर रहा है ये, ठीक है। ये मैं देख रहा हूं कोई स्क्रीन को टच कर रहा है कोई। उसके बाद आप देखेंगे आप उसके बाद आप आते हैं, इतना आपने देखा। फिर सो द स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपने श्वसन तंत्र को कैसे आप ताकतवर बनाएंगे, आप क्या करेंगे, इट्स अ ड्यूटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू क्लियर द कंसेप्ट एंड प्रोवाइड नॉलेज टू द जनरल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर एक्सरसाइज। अब क्या एक्सरसाइज करेंगे आप, पहला तो VO2 मैक्स को डेवलप करना है, क्योंकि इट इज रिलेटेड विद एरोबिक कैपेसिटी। अब एरोबिक कैपेसिटी आपको पता है VO2 मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब वो कैसे पता करेंगे, मैंने पूछूं आप बताइए, आप अधिक से अधिक 1 मिनट में ऑक्सीजन कितनी ज्यादा ले सकते हैं। तो आराम से बैठ के नहीं होता है, एक्सरसाइज करने के दौरान। एक्सरसाइज भी कैसी होनी चाहिए जिसमें आपकी हार्ट रेट मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगा, 220 माइनस एज, 220 में से हमने उम्र घटा दीजिए, जितनी हार्ट रेट आती है उसके बराबर हम एक्सरसाइज जब कराएंगे, जब हार्ट रेट वहां तक लगभग पहुंचती है, यहां बोलते +-10। सपोज कोई 40 ईयर का कोई है व्यक्ति, और उसका 220 - 40 करते हैं 180 आता है, तो हम इस ट्रेड मिल के ऊपर, ये बाइसाइकिल एर्गोमीटर के उसके बाद दौड़ाते हैं। दौड़ाते समय देखते हैं उसकी हार्ट रेट लगभग 180 के करीब पहुंचती है, तो उसके मुंह पे मास्क लगा रहता है जो कि VO2 मैक्स नापता है, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है बॉडी उसकी 1 मिनट के अंदर। जो कि क्या होता है, ये किस, इससे क्या पता पड़ता है, इंडिकेट करता है इसकी एरोबिक कैपेसिटी को, ठीक है। आगे देखेंगे आप, एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितनी एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, कई लोग देख रहे हैं कि इस समय क्या कर रहे हैं, एनारोबिक एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज कितनी होती है, इट्स अराउंड फॉर द 20 to 30 सेकेंड्स। ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करे, ठीक है, मतलब एंडोरेंस टाइप की एक्टिविटी। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब in which the production of energy is based on our oxygen। तो देखो रस्सी, रोप स्किपिंग हो गया, आप यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर सीढ़ियों पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमें लोगों को बताना है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने।
क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता ये चीज कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ ताकतवर बनाया जाए। ठीक है, एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राणायाम। देखिए प्राणायाम आ गया, बाबा रामदेव जी का प्राणायाम। ठीक है, मेन बाबा रामदेव ने 5 प्राणायाम बताए मेन। क्या क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, आपने पता होगा भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है। किसी ध्यान वाली मुद्रा में बैठना है और दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायफ्राम तक भरना तथा बाहर सहजता के साथ छोड़ना, तो भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी इंटेंसिटी करनी है भाई? 3 से 5 सेकंड में करना है एक अंतर श्वसन बाह्य श्वसन। ठीक है, एवरेज 2 से 5 सेकंड बोलना है। ये चीज कौन बताएगा? एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट बताएगा उसको। ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, और 10 मिनट तक करना है। क्योंकि टाइडल वॉल्यूम कैसे कहते हैं? जो आराम से सांस लेते हैं, अंदर बाहर जो सांस होती है उसकी मात्रा को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसको करने के दौरान ना टाइडल वॉल्यूम लगभग 5 लीटर पहुंच जाता है। फिर आता है कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम हमारा हो गया। कपाल भाती प्राणायाम को देखेंगे आप, क्या होता है? ये हमारी क्या करता है? कपाल अर्थात मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क। ठीक है ना, उसको मस्तिष्क में दीप्ति, आभा, तेज प्रकाश आदि इस तरीके का काम इस कपाल भाती प्राणायाम से होता है। प्राणायाम के करने से मस्तिष्क पर आभा, ओज, तेज बढ़ता है। ठीक है, अब इसका भी इंटेंसिटी है कि कितना करना है। ठीक है भाई, कितना देर हमें रेचक करना है, पूरा कितना करना है, कुंभ कितना लगाना है इसके अंदर। ये सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है कपालभाति। कहते हैं कि 90% रोग जो हैं इस कपालभाति से दूर होते हैं। इसको नॉर्मली 5 से 15 मिनट तक करना होता है, और अगर बहुत पुरानी किसी को बीमारी है तो 30 मिनट तक करना होता है। ठीक है ना, 1 सेकंड में एक बार, 15 मिनट में कितने हो गए? 900 बार हो गया ये। ऐसे आप बाह्य प्राणायाम हो गया हमारा, जो तृतीय प्राणायाम होता है। ठीक है, फिर उज्जयी प्राणायाम हो गया, आलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, सूर्य नमस्कार। ये देखिए सूर्य नमस्कार को भी बहुत अच्छा माना गया क्योंकि इसके अंदर 12 आसन करने होते हैं आपको। ठीक है, बोलते हैं सन सैल्यूटेशन बोलते हैं इसके अंदर। सूर्य नमस्कार एक बेस्ट एक्सरसाइज है। उसको किसी ने अगर 10 बार कर लिया तो उसकी जो हम बोल रहे थे कि इम्यून पावर बढ़ जाए, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एकदम आराम से बढ़ जाती है, तरीके से किया जाए तो। So to maintain the social distancing, physical educationists clear the concept and provide knowledge to general population with respect to how to work from home. घर से काम कैसे करना है ये आपको लोगों को बताना है, आपको कैसे काम करना है, कि घर पे आपको रहता है तो काम कैसे करना है लोग को आपको। ये एक आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। So to protect us from coronavirus, physical educationists clear the concept and provide knowledge to general population with respect to how to create barriers to protect us from coronavirus. coronavirus से हमें कैसे बचना है ये आपको बताना है, कि भाई आपका हाथ धोना है आपको। वॉश योर हैंड रेगुलरली विद सोप वाटर और क्लीन विद द अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बना के रखनी है। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को नहीं छूना है। माउथ और नोज को कवर करके रखना है। स्टे होम इफ यू फील अनवेल, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत घर पे रहिए। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। एंड अदर एक्टिविटी दैट वीकन द लंग, जो चीज हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। बाहर कोई प्रदूषण धुआं उड़ रहा है तो बिल्कुल नहीं होना देना चाहिए। Practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and staying away from large group. कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी कोई ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। ये कौन बताएगा? एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट बताएगा, आप बताएंगे आप। Now about the positive lifestyle, physical education clear the concept, provide knowledge to general population with respect to positive lifestyle. Getting sufficient sleep, पूरा सोइए आप, 7 से 8 घंटा सोना है अभी। Eating healthy home cooked food, बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाना है। Time to workout, अपना टाइम फिक्स कर लीजिए वर्कआउट का। होम केयर, अपने घर की केयर कीजिए, घर की सफाई कीजिए आप घर पे रह के। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, मेक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। टू डू a study or attend the classes, physical educationists clear the concept and provide knowledge to general population with respect to positive lifestyle. The lockdown has accelerated adoption for digital technology. डिजिटल अवेयरनेस की जरूरत है। आज हम डिजिटल अवेयरनेस, आज आयुष मंत्रालय खूब सारे प्रोजेक्ट दे रहा है आप लोग। आयुष मंत्रालय पे आप जाएंगे तो इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट आयुष मंत्रालय एक दे रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर ए एक्सरसाइज प्लान। द लॉकडाउन हैज एक्सीलरेशन
adoption of digital technology, this is an ideal time to experiment and deploy new tools to make education delivery. आज देख रहे हैं आप हर जगह क्लास भी हमारी ऑनलाइन चल रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आज नीरज जैन सर ने आज ये ऑर्गेनाइज कराया आपके सामने, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपकी यहाँ पर। तो सभी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही हैं। और एट लास्ट मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, और इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज help our country India to become healthy, for the betterment of our country India. Definitely we are the pillars who guide the peoples, so it's an opportunity for us to guide the population, general population, with respect to immune system, with respect to this exercise, with respect to making a distancing. Thank you very much once again. Thanks to Dr. Neeraj Jain sir.